मेरे घर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आवाज़ लगाई हो और 3-4 नौकर ना हो। तो मैं तो भाई बहुत अच्छे संपन्न परिवार से था, लेकिन हाँ, मैंने डेंट ज़रूर देखे हैं अपनी लाइफ में, और इतने डेंट देखे हैं कि मैं एक बड़े अच्छे कैपिटल से डेट में आ गया था। और उस डेट की वजह से मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था कि मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे कि कहीं ये पागल ना हो जाए या अपना सिर दीवार से ना मार दे। कि सुबह उठ के गोल्ड का प्राइस, डॉलर का प्राइस, इंडेक्स, निफ्टी, ये सब देखने की एक शुरू से ही आदत बनी हुई थी। और जब मैं बिजनेस कर रहा था तब भी मैं ट्रेडिंग करता था, लेकिन उस टाइम की ट्रेडिंग और आज की ट्रेडिंग में बड़ा फ़र्क है। मेरे को अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए यूएस भेजना था, लेकिन मैं क्योंकि बेड डेट्स में था, मेरे पास उधारी चल रही थी, खाने को पैसे नहीं थे, तो मैं उसे कहाँ भेजता विदेश। तो क्या वो बिजनेस आपका स्ट्रगल कर रहा था या ट्रेडिंग में कुछ ट्रेडिंग में लॉस हो गया था मुझे। लाइफ में फेलियर, गिरना, फिर तकलीफ आना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर तकलीफ आना, फिर उठना, ये चलता रहा है, चलता रहेगा। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। बजाज फाइनेंस का जो शेयर आज 8,000 10,000 का ट्रेड हो रहा है, ये ₹2.5 का तो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद देखा है। अभी ये आया है जियो फाइनेंस का, इन्होंने जब वो किया था ₹150 का शायद था या 250 का। आज देखो ये 1 साल में 250 वाला भी शेयर, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान, लोग इस पे हो सकता है मुझे ट्रोल भी कर दें। तो ट्रेडर कैसे बगैर पढ़े लिखे बन जाता है? जिन लोगों ने मर्सिडीज़ खरीदी, जिन लोगों ने अपने आप को दिखाया कि मैं रोज के भाई साहब इतने करोड़ कमाता हूँ और इतने लाख कमाता हूँ, वो भाई साहब गाड़ियाँ तक तो अपने लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और जो लोग गाड़ियाँ दिखा दिखा के ले रहे हैं, वो सिर्फ जनता को मिसमराइज कर रहे हैं, सिर्फ जनता को ल्योर कर रहे हैं। देखिए, जो आदमी कुछ दिखा रहा है, हाँ। इसका मतलब वो आपको कुछ ना कुछ बेचेगा आज या कल या परसों। गाड़ी में MRF का टायर मैं तब से देख रहा हूँ, जब मेरे पास स्कूटर होता था, जब मेरे पास गाड़ी थी तब भी वो था। अपोलो का टायर हम देख रहे हैं। तो शेयर मार्केट में आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो, रोज़मर्रा में कर रहे हो, उन्हीं में ही इन्वेस्ट करो ना यार। चंदन भाई, ऐसा है, ज़िंदगी को इतने तजुर्बे हासिल किए हैं, इतना करीब से देखा है कि कोई हमसे सलाह भी लेने आता है ना, हम उसे इतनी क्लैरिटी दे देते हैं कि वो कहता है भाई मेरे को इससे ज़्यादा सलाह कोई दे नहीं सकता। चाहे वो बिजनेस की हो, स्टॉक मार्केट की हो, ट्रेडिंग की हो, स्ट्रेटजी की हो, ऑप्शंस की हो, क्योंकि धक्के खा के सीखा है खुद। ट्रेडिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब, इन्वेस्टिंग कैन बी डन पार्ट टाइम। नमस्ते, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज के जो गेस्ट हैं वो आपके परिस्थिति में चार चांद लगाने वाले हैं। चाहे आपकी प्रॉब्लम सेविंग की हो, इन्वेस्टिंग की हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शायद समझ नहीं आती। आप करना चाहते हैं ट्रेडिंग, बट उन छोटे छोटे हैक्स, उन छोटी छोटी प्रॉब्लम को आप नहीं समझ पाते हैं। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो दीपक वाधवा हैं। इंटरनेट सेंसेशन, बहुत सारे रील्स आपने देखे होंगे। बेबाकी से बात करते हैं, ब्लैक एंड वाइट में बात करते हैं, झूठ पसंद नहीं है और सही तुरंत बोलते हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? थैंक यू चंदन जी, जो आपने मेरा परिचय दिया वो मैं वाकई कहूँगा कि एक बेजोड़ परिचय था। इस तरह का परिचय मेरा कभी नहीं हुआ, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। और मैं कोशिश करूँगा कि आज आपकी ऑडियंस को कुछ वैल्यू डिलीवर हो। जब आपने बुलाया है तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ, आपकी ऑडियंस के साथ, कि सबको वैल्यू मिले। और तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर। काफ़ी मुश्किल से आपने समय दिया है। मैं पॉलिटेक्निक किया, मेरे HOD थे एस के सिंह सर। तो उनके परछाई से बच्चों को डर लगता था। तो आज के पॉडकास्ट में यही हाल मेरा भी है, क्योंकि आपकी जो छवि है वो इस इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन वाली है। अरे नहीं सर, नहीं, मैं इट तो मीन्स कि बेबाकी से जो अपने करेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाए, बिना डरे, बिना रुके। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये उपाधि देने के लिए। सो अभी सर, सबसे पहला सवाल, आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का शौक कैसे लगा दोनों के लिए, और आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई? क्योंकि आप भी कभी नए रहे होंगे। देखिए जी, ऐसा है, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 22 साल करीब इंडस्ट्री चला चुका हूं एक, ओके। जो मैंने बंद कर दी। उसके बाद मैं जब इंडस्ट्री बंद कर दी तो वहाँ से जो पैसा बचा मेरे पास, वो पैसा मेरे पास था, और मैंने कई काम करने की, कई काम जोड़ने की कोशिश करी, जिसमें कि मुझे लगा मैं बिल्डर बन जाऊंगा। जैसा कि हर आदमी हाँ जिसके पास हाँ पैसा होता है वो बिल्डर तो बन ही जाता है।
क्योंकि उसे पैसे ज़मीन में इन्वेस्ट करना होता है और फिर 4 मकान बनाने होते हैं और वो बिक जाते हैं। बट वो मुझे लगा कि ये मेरी प्रोफाइल को मैच नहीं करता और मैं नहीं बना ऐसे कामों के लिए। फिर मैंने रेस्टोरेंट खोलने की सोची, उसकी भी हमने एक चेन से ये सर थोड़ा शुरुआत करी। ईयर बताएंगे, किस ईयर की बात ये कर सब रहे हैं आप? 2015-16 की बातें हैं। अच्छा, 15-16 की बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो रेस्टोरेंट खोला, लेकिन वहाँ के अपने चैलेंजेस थे। टाइम एक बैरियर बन गया मेरे लिए बहुत बड़ा। तो वो भी मुझे लगा कि दिस इज़ ऑल्सो नॉट माई कप ऑफ टी। अब क्योंकि मैंने सारी अपनी पढ़ाई शुरू से फाइनेंस में की थी, तो रोज़ सुबह उठ के ना एक आदत थी कि डॉलर का प्राइस, क्योंकि जब हम फैक्ट्री चला रहे थे तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत करते थे। हमारा विदेश में ऑफिस भी था और मेरा साल में 10-12 बार तो आना जाना भी था। आना जाना भी था विदेशों में। हाँ। तो मेरी एक शुरू से आदत रही है, जब मैं क्लास 10th 11th में था, कि सुबह उठ के गोल्ड का प्राइस, डॉलर का प्राइस, इंडेक्स, निफ्टी, ये सब देखने की एक शुरू से ही आदत बनी हुई थी। और जब मैं बिजनेस कर रहा था तब भी मैं ट्रेडिंग करता था, लेकिन उस टाइम की ट्रेडिंग और आज की ट्रेडिंग में बड़ा फ़र्क है। उस टाइम आई वॉज मोर लाइक एन इन्वेस्टर। आज शेयर ले लिया, वो गिर गया तो और इन्वेस्ट कर दिया, वो और गिर गया तो मैंने और इन्वेस्ट कर दिया। साल 6 महीने में भी अगर वो ऊपर आया तो मेरे को कोई उससे शिकायत नहीं होती थी, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं डे टू डे में उसे देख पाऊँ। तो पहले टाइम में, अब आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है चंदन जी, तो उस टाइम में क्या होता था, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये 2000 भी नहीं, 95-96 यानी कि 96-97 की, या 95 में मैंने अपना वो खोला था डीमैट अकाउंट। तो उस टाइम में क्या होता था, आप ब्रोकर को फ़ोन करते थे, वो वहीं से सौदा कर देता था और वो आपको बता देता। जैसे मैंने उसे कहा कि 400 रुपये में मेरा रिलायंस का शेयर ले लो, तो वो जब उसने बिड लगा दी, अगर आ गया तो उसने फ़ोन करके कह दिया सर 400 में आ गया। अब मैंने कहा तुम 420 में बेचने को भी लगा दो, अगर वो बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो वो भी अपने घर, हम उस भी समय अपने घर। डीमेट सर किस में खुला करता था ओपन? उस टाइम बहुत सारे थे, जैसे पार्श्वनाथ करके एक अच्छा। ब्रोकर होता था, और मुझे बाकी तो ध्यान भी नहीं, 2-3 अकाउंट खोले थे मैंने उस वक्त, लेकिन वो सब ब्रोकर बंदी हो गए इस समय के साथ। और वैलिडेशन का काम कौन करता हाँ था? जी, वैलिडेशन का, जैसे अभी सेबी है, तब भी सेबी तो तब भी अच्छा, था। स्ट्रिक्ट था इतना? हाँ 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 हाँ। अच्छा। लेकिन देखिए, स्ट्रिक्ट मैं ये तो नहीं कहूँगा इतना ही था, लेकिन हाँ तब भी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स और ये सब प्रॉपर आते थे, कोई अच्छा, ऐसा नहीं था कि कोई अच्छा, गड़बड़ थी, ठीक है। प्रॉपर सिस्टम था। लेकिन तब हमारे पास भी पैसा भरपूर होता था, क्योंकि हमारी फैक्ट्री चल रही थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। हमने उसे 10 लाख रुपए दे दिए, और उस वक्त कोई ये भी नहीं था कि जितने पैसे हैं उतने से ही ट्रेड होगा, मार्जिनें भी भरपूर मिला करती थी। तो हमने उसे 10 लाख दे दिए, हमने कहा भाई 5 लॉट रिलायंस के खरीद लो, उसने खरीद लिए। अब अगर मान लो वो गिर गया, तो उसका फ़ोन आता था, भाई सर ऐसे ऐसे हो गया। तो हम कहते थे जाओ फैक्ट्री चले जाओ, शर्मा से, जो हमारे अकाउंटेंट साहब थे, भाई शर्मा जी से आप चेक ले लो। उसने चेक ले लिया, चेक पे ही लिमिटें मिल जाया करती थी। अच्छा, हाँ जी, वो टाइम में ऐसा आराम से हो जाता था कि आप चेक दे दो 1 हफ्ते आगे का तो भी लिमिट मिल जाया यानी करती थी। पहले लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत बेटर थी। अब ये तो ऑनलाइन आ गया तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, नहीं तो पहले तो चेक ही दिए चला करते थे स्टॉक मार्केट में, और चेक पे ही आपके सौदे हुआ करते थे। और उसमें ऐसा भी होता था कि हमने चेक दिया 5 लाख का, हमने सौदा खरीदा, सौदा मान लो 400 में खरीदा, 415 आ गया, हमने बेच दिया, तो चेक लगेगा और उसी वक्त आपका विड्रॉल हो जाएगा। चेक आपने जो दे दिया वो जाएगा ज़रूर, ऐसा नहीं होगा कि वो बाहर से बाहर वापस आ जाए, वो अकाउंट में लगेगा और वो आपको पैसा मिल जाएगा। सो 2015 में सर, जब आप बोल रहे हैं पिताजी को पता था ट्रेडिंग के बारे में? हाँ 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 हाँ, पिताजी को तो 95 से भी पता था। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि और लोग साथ क्या होता है कि पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि देखिए पेरेंट्स को मैं नहीं। बताता हूँ चंदन भाई, जो लोग ये समझते हैं कि ये सब जुआ सट्टा है, हाँ, वो लोगों को अपनी धारणा समय के साथ बदलनी पड़ेगी। इट इज़ प्योर इन्वेस्टमेंट। और मैंने ये बात कहीं और भी बोली है, मैं आपके यहाँ भी बोल देता हूँ एक बार, कि जब आप मान लीजिए रिलायंस का शेयर ले रहे हैं, या टाटा का ले रहे हैं, या HDFC बैंक ले रहे हैं, या आप HCL ले रहे हैं, जो भी कंपनी आप ले रहे हैं, आप कोई सट्टा नहीं कर रहे। आप अपना 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी है, आप उनके साथ अपनी भागीदारी कर रहे हैं, जिसको कि हम पार्टनरशिप बोलते हैं। इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम शेयर है,
यानी कि 100 में से आपका शेयर कितना है। मतलब एक्चुअल में आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास पार्ट है कंपनी का। चंदन भाई, आज मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ स्पेयर है। आपके पास 4 ऑप्शन है ये पैसा लगाने की। एक, आप दीपक वाधवा के साथ पार्टनरशिप करिए। एक, आप श्री मुकेश अंबानी जी के साथ करिए। एक, आप ये जो आपके बाहर नुक्कड़ पे चाय वाला बैठा है उसके साथ करिए। या एक कोई स्टार्टअप है आप उसके साथ करिए। तो इन चारों में से आप किसका नाम चुनेंगे? जाहिर सी बात, इसको मैं जानता हूँ। आप तो किसी को नहीं जानते चारों में से। चारों आपके लिए नए हैं। एक दीपक वाधवा है, एक श्री मुकेश अंबानी है, एक वो चाय वाला है और एक कोई नया स्टार्टअप है। मेरे लिए तो जो क्लोज है मेरे उनके साथ। सर, आप ना बात को घुमा रहे हो। आप मुझे स्पष्ट आंसर बताओ कि आप किसके साथ पार्टनरशिप करना चाहोगे? अंबानी जी के साथ। क्यों अंबानी जी के साथ करोगे? क्योंकि उनको देख रहे हैं, उनके वेल्थ क्योंकि देख रहे आपको हैं। पता हाँ, है कि हाँ, वो एक बड़े आदमी हैं। हाँ, वेल्थ देख रहे ठीक हैं, है। बड़े आदमी है। तो अब आपने जो उनके पार्टनर करा, तो वो कोई ये तो है नहीं कि लाओ जी तुम अपना 1 करोड़ दे दो, मेरे कल से तुम पार्टनर हो गए। ऐसा तो होगा नहीं। नहीं। वो आपको शेयर ही देंगे। हाँ। आपने 1 करोड़ दिया तो 1 करोड़ के बदले शेयर मिलेगा। तो अब आपने उनके साथ जुआ सट्टा करा या आपने अपनी पार्टनरशिप करी? पार्टनरशिप की सर। तो फिर ये जुआ सट्टा कहाँ से हो गया? नहीं हुआ। तो लोगों की धारणा गलत है ना, इसका मतलब। सर ये भी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कभी फिनांस पे या ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल, ये बात आपने आज जो बोली है, ये आपने बिल्कुल सच बोली है और बिल्कुल सही बोली है। हमारे यहाँ पर्सनल फाइनेंस पे, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट पे लोगों को यही नहीं पता कि मुझे अपने 100 रुपये जो मैं कमाता हूँ उसमें से कितने खर्च करने हैं, कितने सेव करने हैं। सेव करने हैं तो मैं कहाँ कहाँ सेव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो इसकी क्या लॉन्जिटिविटी है, इसका क्या प्रोडक्टिविटी है, कुछ नहीं पता किसी को। हाँ, और क्योंकि इस पे सर फोकस भी, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत दिन बाद पता चला बजटिंग क्या होती है। जी। क्योंकि ना स्कूल में पढ़ाया गया, ना कॉलेज में, ना इंजीनियरिंग में। मुझे लगता है इंजीनियरिंग टेक्निकल पढ़ाई है, तो पैसों की भी तो टेक्निकल पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि उसे सब कुछ होना है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे वी आर प्रोड्यूसिंग गुड इंजीनियर्स, गुड डॉक्टर्स, गुड सीएस तो चलो खैर एक अलग ही वो हो गई। गुड इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, गुड आर्टिस्ट, बट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड एंटरप्रेन्योर्स। आज की तारीख में हिंदुस्तान एक वो कंट्री है कि जैसे आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो चंदन भाई आपकी आज चाहे 100 करोड़ की टर्नओवर है, 50 करोड़ की है, जो भी है, लेकिन आज आप 8 घंटे से 10 घंटे अपने बिजनेस को देते हैं। कभी उठ के आप सेल्समैन हैं क्योंकि आप कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप वो काम कर रहे हैं जिसके के लिए एक सेल्समैन आप रख सकते हैं। राइट सर। उसके बाद मान लीजिए आपने अपना जो क्या बोलते हैं इसे, आप स्क्रीन, एक्सपीरियंस सेंटर। एक्सपीरियंस नहीं, स्क्रीन को क्या बोलते हैं? हाँ, डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड आपने मुझे बेचा। अब आप हो सकता है 12 बजे मुझसे उंगराई के लिए फ़ोन कर रहे हैं कि सर वो पेमेंट नहीं आई। तो आप भाई साहब एक वो बन गए, कॉलिंग एजेंट बन गए अपने कंपनी के लिए। फिर अकाउंटेंट आया तो उसे आप 50 चीज़ समझा रहे हैं कि इसको ऐसे करो, ये मैंने इससे पैसा, क्योंकि हम लोग एक छोटे उद्यमी हैं। वी आर ऑल स्मॉल बिजनेसमैन। वी डोंट हैव अ सिस्टम जहाँ पे हम लोग हर चीज़ के लिए अलग अलग आदमी और हर चीज़ के लिए अलग अलग टीम बिठाएं। ठीक है ना। आज जीएसटी है, इनकम टैक्स है, आपकी कंपनी के बारे में जितना बेहतर आप समझ सकते हैं उतना वो भी नहीं समझ सकता जो इस काम को कई सालों से कर रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, आपने ये लगवाया, इतना सुंदर आपने ये स्टूडियो बनाया है, इतनी सुंदर एकॉस्टिक शीट और ये साउंड प्रूफिंग कराई है, लेकिन जो लेबर इसे कई सालों से कर रही होगी ना, वो भी आपके आइडिया पे काम करेगी, क्योंकि यू नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू। राइट, अग्री सर। ही इज़ नॉट टेक्निकली इक्विप्ड, ही इज़ गुड लेबर टू डू दैट। लेकिन आपने अपने अनुसार अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करा, अपने आइडियाज़ को फ्रेम करा। इसके लिए कोई आर्किटेक्ट तो है नहीं बाजार में जो इस तरह का करे। राइट। सो वी ऑल, जितने भी हम छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो कई सारे काम खुद कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पैसा बचाना है सब जगह से। वी आर नॉट सो ऑर्गेनाइज, क्योंकि हमारे जो बिजनेसेस में प्रॉफिट है वो 100-50% नहीं है। नहीं है। हम तो 10-5-20% पे काम करने वाले लोग हैं। तो हर जगह हम लोग पैसा बचा रहे हैं। हमें सर सिखाया है, समझाया यही गया। मतलब ये है कि हार्डवेयर काम करना है 2% पे काम कर लो, 5% पे काम कर लो।
अब तो चलो एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन न तो उनकी ट्रेनिंग हो रही है, न कोई माध्यम है कि वो अपने को ट्रेन कर पाएँ, रूट्स नहीं पता, और वो भटक रहे हैं। जो बिलीफ सिस्टम बना है उसी बिलीफ सिस्टम पे वो आगे चल रहे हैं। तो सो अब बस सर एक इसी में ऐड और कर दें आप कि बिजनेसमैन के लिए अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें, स्पेशली वो अपनी बजटिंग कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हैं उनके पास, फिक्स हैं, वेरिएबल कॉस्ट हैं, उन सब में मिला के वो अपना इन्वेस्टमेंट पैरेलल कैसे प्लान करते रहें। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसे अपने लिए बजटिंग करनी है तो वो ये देखे कि मेरे सबसे पहले तो एक्सपेंसेस क्या हैं, उस पे 10-1%, 20% का वो हमेशा एक कैप लगा के रखे एक्स्ट्रा का। ओके सर। आज आप मान लीजिए कोई आपके पास 20 आदमी काम करते हैं, एक सैलरी फिक्स हो गई। अब आपके यहाँ हो सकता है कल किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो पता लगा 20-40 हज़ार आपको खर्च करने पड़ गए, तो वो कहाँ से आएंगे? या तो आप अपनी पॉकेट से देंगे, बट अपनी पॉकेट से कब तक देंगे? सो दैट कंपनी शुड बी वेल इक्विप्ड फॉर एक्सपेंसेस एंड फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस लाइक दैट। राइट। कल को कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाए, हाँ। तो उसकी कॉस्ट 2-5% कॉस्ट में जुड़ी होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें बिजनेसमैन को करनी चाहिए। एक छोटा सा फंड, मुझे नहीं पता वो किस साइज़ की कंपनी आपकी है, लेकिन जो भी आपकी टर्नओवर है उसका कम से कम भी नहीं तो आधा 1% का फंड एक अलग हमेशा होना चाहिए, इमरजेंसी फंड के नाम पे। उसके बाद वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। आपका स्टाफ मतलब ये सोचे कि मैं 100 रुपये का काम कर रहा हूँ तो मुझे 105 मिल रहे हैं, तो वो खुशी से काम करेगा। प्लस हर साल एक पीरियोडिक इंक्रीमेंट्स होने चाहिए, प्रोडक्ट के प्रोफाइल में भी, प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी। कॉस्ट की हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम कॉस्टिंग में चीज़ लाएं। बेचते वक्त हमें कोशिश करनी है कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है ना, बट इतना भी ज़्यादा ना हो कि हम कंपटीशन से आउट हो जाएं। लेकिन हमें अपने कभी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अगर ये माइक मान लो आप बेच रहे हो, ये मान लो 100 रुपये का है, तो आपको अपनी ये कोशिश नहीं करनी कि मेरे को अपना माइक 90 में बेचना है। नहीं, मेरे को ये कोशिश करनी है कि मैं 100 का 100 में ही बेचूंगा, लेकिन मैं इससे अपनी सुपीरियर क्वालिटी बेचूंगा। सो दैट इज़ हाउ यू मेक योर ओन ब्रांड। सो अभी सर कुछ कंपनियां नया स्ट्रेटजी बना है कि लॉस में करो, डेटा कलेक्ट करो, यूज़र बेस बढ़ाओ, और फिर इन्वेस्टर आपको, ठीक देखिए है। वो क्या है, वो स्टार्टअप्स आजकल नए जो स्टार्टअप्स हैं आप उनकी बात कर रहे हैं, हाँ जैसे हाँ कि जितने भी मैं नाम हाँ, शायद ना बहुत लूँ, सारे, हाँ हाँ। जो अभी नई नई कंपनियां आई हैं, ये एक यूएस का वर्क कल्चर है जो हम लोग वो कर रहे हैं, जिसको हम स्टार्टअप कल्चर बोलते हैं। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि लॉस में कोई कंपनी कैसे चल सकती है? नहीं चल सकती सर। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, आपने अपना उद्यम पूरा उस हिसाब से बिठा लिया, आपने सैलरीज रख ली, अब आपका 150 रुपये का खर्चा है और आप पे है ही 100, तो 50 रुपये कोई तो आपको फंड कर रहा है ना, हाँ, कोई इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर है, हाँ उसने आपको फंड कर दिया। हाँ। इस एंटीसिपेशन पे फंड कर दिया कि कल आप ग्रो करेंगे, राइट। ठीक है ना। अब देखिए, एक बड़ी कंपनी और एक छोटी कंपनी और एक मध्यम कंपनी और जो हम लोग जैसे छोटे बिजनेसमैन हैं, इनमें क्या फ़र्क है? हम लोग अपने रिसोर्सेज से काम शुरू करते हैं। मेरे पास 50 लाख हैं, तो मैं 50 लाख की फैक्ट्री डालने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल। 1 करोड़ की डालने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो होगा वो क्या करेगा, वो 40-50 लाख की फैक्ट्री डालेगा या प्रोडक्ट बनाएगा या जो भी करेगा, उसके बाद वो अपना शेयर 10% किसी ऐसी कंपनी को बेच देगा जो इन्वेस्टर हैं, राइट। अब उसका पैसा आ गया, मेरे पास पैसे की कमी थी, मेरे पास लेकिन आइडिया सॉलिड था। सो लेट्स एज्यूम यू आर मेकिंग दिस माइक, आपने ये माइक बनाया, मार्केट फिट है, बिल्कुल परफेक्ट चलता है, बहुत बढ़िया चलता है, और आपने देखा कि मेरा कंपटीशन इस माइक को 10,000 का बेच रहा है और मैं इसे 9 का बेच सकता हूँ, तो मेरे को मार्केट भी मिल जाएगी। अगर आपने इसके 500,000 पीस बेच लिए, अब आपके पास यूज़र का डेटाबेस भी आ गया, ओके। ठीक है। अब आपने चाहे लॉस में बेचा, तो लॉस एक्चुअली कॉस्ट का लॉस नहीं होता, लॉस हमेशा ओवरहेड्स का होता है। 100 का माइक आप बेचते तो 100 में ही हो, 100 का माइक आप कभी भी 90 में नहीं बेचते।
लेकिन 100 के माइक बेचने के लिए जो आपके खर्चे हैं, जो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, मार्केटिंग जो कॉस्ट और है, हाँ मार्केटिंग कॉस्ट है, जो आप इसके लिए हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर हाँ रहे हो, हाँ हाँ हाँ, तो वो कॉस्ट नहीं निकल रही। प्रोडक्ट तो ऐसा नहीं है कि 100 का कोई बना के 50 में दे दे। राइट राइट सर। लोगों का स्ट्रेटजी अलग अलग है मार्केट ग्रैब करने का। अब जो ये विदेशी लोग हैं, इनका ये है कि अगर आज आपके पास 5,000 कस्टमर हैं, जो आप बात कर रहे हैं ज़्यादातर लॉस वाले, उनके पास 5,000, 10,000, 50,000 कस्टमर होते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि 10 कस्टमरों पे कोई आके वो कर देगा। अब एक थ्योरी है चंदन भाई के, जैसे आप स्क्रीन बेचते हैं, आपने मुझे आज एक स्क्रीन बेच दी, अब आपकी स्क्रीन 10 साल चल रही है, तो मैं आपके पास दोबारा क्यों आऊँगा? आपने कहा जी अब मैं ये साउंड प्रूफिंग सिस्टम भी देने लगा, मैंने एक बार बनवा लिया, चलो मैं आपका कस्टमर 2 बार बन गया, अब मैं क्यों आऊँगा? अब आपने कहा जी मैं ये माइक भी ले आया, मैं आपका तीसरी बार कस्टमर बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनोवेशन करते जा रहे हैं, मैं आपके पास रिपीट कस्टमर बनता जा रहा हूँ। राइट। लेकिन इस इनोवेशन की भी एक सैचुरेशन आ जाएगी। आ जाएगी सर। लेकिन मैं तो आपका कस्टमर पहले प्रोडक्ट से ही था, आज एक नया कस्टमर आया, उसने देखा भाई इनके पास तो डिजिटल स्क्रीन भी है, एकॉस्टिक भी है, माइक भी है, लाइट भी है, कैमरा भी है, सब कुछ है, वो आपके 10 प्रोडक्ट का कस्टमर एक बन गया। अब ऐसे मान लो आपने 100 कस्टमर, 200 कस्टमर इकट्ठे कर लिए, तो जो इन्वेस्टर होगा वो ये कहेगा कि हाँ भाई इनका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, तभी तो 200 लोग आए। हाँ। बेवकूफ़ तो ये एक को बनाते, 2 को बनाते, 5 को बनाते। अब उन लोगों का डेटा क्या है, वो तो 50,000, 5,000, 10,000 है, तो उन्हें ये पता लग गया कि भाई एक कस्टमर हो सकता है क्वालिटी की वजह से, किसी वजह से चला जाए, लेकिन 50,000 में से एक गया, 2 गए, 10 गए। और फिर जो इस तरह की बड़ी कंपनी होती हैं, उनका CRM इतना स्ट्रांग होता है, एंड दे आर कैलकुलेटिंग कि हमारा रिटेंशन कितना है, हमारा रिपीट कितना है, हमारा 10 बजे इतने कस्टमर आते हैं, 12 बजे इतने आते हैं। उनके पास डेटा इतना ह्यूज होता है कि वो डेटा एनालिसिस पे ही वो कंपनियां उनको फंडिंग कर देती हैं। माइक्रो मैनेजमेंट उनका बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप एक अच्छे इन्वेस्टर भी हैं। जी। सो एज ए इन्वेस्टर आप किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जब मैं किसी को कहता हूँ कि तुम इन्वेस्ट करो, तो मैं कहता हूँ तुम बड़ी लार्ज कंपनी में करो, जो निफ्टी की टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 कंपनी है उनमें करो। लेकिन जो मैं खुद करता हूँ, मैं थोड़ा रिस्क टेकिंग हूँ। क्योंकि देखिए आप एक चीज़ समझिए, मैं रिलायंस का उदाहरण ले रहा हूँ, मेरी कोई जाति वो नहीं है, ना मेरी रिकमेंडेशन है, सिर्फ मैं इसलिए उदाहरण रिलायंस का ले रहा हूँ क्योंकि वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो हम उसी को बेंचमार्क मान लेते हैं और उस पर हम बात करते हैं। आज रिलायंस 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 3,000 रुपये का शेयर है। अगर इसको यहाँ से डबल होना है तो कितनी बड़ी मार्केट कैप चाहिए? बहुत बड़ी। यानी कि 20 लाख करोड़ रुपया और मार्केट में आएगा तो ये शेयर वहाँ तक पहुँचेगा। बड़ी बात है, राइट। हाँ। लेकिन एक कंपनी जिसकी की मार्केट कैप 4,000 करोड़ है, वो कल को 50,000 करोड़ की कंपनी क्या नहीं हो सकती? आज चंदन मिश्रा की हम बात करें, 100 करोड़ की टर्नओवर है और मैंने 100 करोड़ पे अपना एक इन्वेस्टमेंट करनी है, मान लो मैंने 1 करोड़ कर दी, तो मैं 1% का हिस्सेदार हो गया 1 करोड़ में। 20 लाख करोड़ में मेरा 1 करोड़ कहाँ है? उसकी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। हाँ। चंदन जी यहाँ से मेहनत करते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा के 100 से 200 करोड़ करना चंदन जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या रिलायंस यहाँ से हर साल डबल हो सकता है? अगर चंदन जी यहाँ से 100 की जगह 200 हो गए तो मेरा तो 1 करोड़ 2 करोड़ कितने दिन में हो गया? 1 साल में हो गया। वहाँ कितने टाइम में होगा? तो जो छोटी कंपनी होती है वो लार्ज हो सकती है, लार्ज को डबल होना बहुत मुश्किल काम होता है। होगी वो भी, लेकिन वो 5 7 10 साल में होगी। छोटी कंपनी हो सकता है 3 साल 2 साल में हो जाए, 1 साल में भी हो जाए। लेकिन छोटी कंपनी में मेरा ज़ीरो भी हो सकता है पैसा, क्योंकि चंदन जी आज वन मैन शो हैं। चंदन जी जब तक इनका मूड ठीक है काम कर रहे हैं। चंदन जी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी नहीं है। चंदन जी आज 1 महीने के लिए कंपनी छोड़ के कहीं स्विट्जरलैंड घूमने चले जाएं तो 1 महीने के लिए कंपनी में काम होगा, लेकिन मेजर डिसीजन मेकिंग कोई नहीं कर सकता। राइट। हर चीज़ के लिए चंदन जी को ही फ़ोन करना है, और चंदन जी बीमार हो जाए, भगवान ना करे, मेरी दुआएं कभी ऐसा ना हो, तो वो काम रुक गया। तो यही एक फ़र्क होता है प्रोफेशनली मैनेज कंपनी में और एक एंटरप्रेन्योर मैनेज कंपनी में।
सो इसके भी आपके अलग चेकलिस्ट हैं जो आप इन्वेस्टमेंट के पहले इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं? देखिए जी, चेकलिस्ट तो भाई साहब मेरी ये है कि आज मैं यहाँ पे, आप भी इस चेकलिस्ट पे काम करेंगे। मान लीजिए हम बाज़ार में गए और 5 दुकानें हैं जहाँ शर्ट बिकती है और सारी ही अच्छी दे रहे हैं, तो आप भी देखेंगे चल यार एक जगह देख ली, दूसरी जगह तो देख ही लूँ, जहाँ पे कुल 1000-2000 का सवाल है। तो भाई मैं तो 1 करोड़ और 50 लाख या 1 लाख रुपए लगाने की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं कैसे नहीं देखूंगा। तो जो बड़ी लोग बात है। किसी के कहने से किसी की टिप्स ले लेते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये पैसा मेरा अपना है। इस पैसे पे मेरे से ज़्यादा मेरे फैमिली का, मेरे बीवी बच्चों का हक है। आज अगर मैं इस पैसे को लूज़ कर देता हूँ तो इसके रिपरकशन मुझे कम होंगे। हो सकता है, ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद देखी है कि मेरे कुछ ऐसे कमिटमेंट्स थे मेरे बच्चों से, मेरी लाइफ से, जो मुझे करने थे, लेकिन क्योंकि मैं लॉस में चला गया और मैं इतने लॉस में चला गया कि मैं डेट में आ गया, मेरे वो कमिटमेंट पूरे नहीं हुए। तो मुझे, और इसका एक उदाहरण मैं उदाहरण क्या, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। मेरे को अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए यूएस भेजना था, लेकिन मैं क्योंकि बेड डेट्स में था, मेरे पास उधारी चल रही थी, खाने को पैसे नहीं थे, तो मैं उसे कहाँ भेजता विदेश। तो क्या वो बिजनेस आपका स्ट्रगल कर रहा था या ट्रेडिंग में कुछ ट्रेडिंग लंबा? में लॉस हो गया था मुझे। तो जब अच्छा। लॉस हो गया तो मैं डेट्स में आ गया। अगर मैं डेट में हूँ तो मैं अपनी बिटिया को कैसे भेज सकता हूँ? तो यानी कि ये पैसा जो मैंने यहाँ खोया, वो एक्चुअली तो उसकी पढ़ाई और उसके लिए था ना। बड़ी बात, तो राइट सर। मेरी गलती की वजह से मैंने मेरी बिटिया का कैरियर स्टेक पे लगा दिया। अगर यही मेरा बेटा है, चलो मेरा बेटा छोटा है, अगर मान लो मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा प्रॉपर ना पढ़ पाए, तो यानी कि मैंने अपनी अगली जनरेशन खराब कर दी, सिर्फ अपने जिद में कि मुझे ट्रेनिंग करनी है और मैं लॉस ले रहा हूँ। और ये एक टाइम के बाद समझ में आती है जब ये चीज़ें। तो जब आप लुट चुके होते, आप पे पैसे नहीं होते, आप सड़क पे होते, तो समझ आती है कि क्या गलती कर ली। उससे पहले तो आप सोचते हो कि मैं तो आज जीतूंगा, आज जीतूंगा, आज जीतूंगा। तभी तो लोग बिल्कुल इसे नशे की तरह करते जा रहे हैं। यानी आज जो लाइमलाइट में हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम से, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, वो निकल के ही एक्सपर्ट बने हैं। देखिए चंदन जी, बहुत कम वो लोग होते हैं जो कोई भी काम शुरू करते हैं और उन्हें यूँ रॉकेट की तरह सफलता मिल जाती है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। लाइफ में फेलियर, गिरना, फिर तकलीफ़ आना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर तकलीफ़ आना, फिर उठना, ये चलता रहा है, चलता रहेगा। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। ग्रेट सर। सर आपने वो स्मॉल कैप वाली बात बोला, जो जी। नई कंपनियां, ऐसा कुछ स्टोरी आप जानते हैं, आपके स्टडी में है कि कुछ लोगों ने कि हाँ यार किसी छोटी कंपनी में पैसा लगाया और आज वो कंपनी बहुत बड़ी हो गई जी, और सही में उन्होंने पैसा बनाया फिर? बहुत सारी कंपनियां, लिस्ट बनी पड़ी है, अच्छा, बेहिसाब कंपनियां हैं। कोई एक दो स्टोरी सर? HDFC बैंक की ही बात कर लीजिए, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। हम्म। HDFC बैंक का शेयर तो लोगों को वो मिला था, गिफ्ट। गिफ्ट फ्रॉम HDFC। जिन लोगों के पास HDFC के शेयर थे, कंपनी ने HDFC बैंक के शेयर उन्हें गिफ्ट दिए थे, बोनस में मिला था ये शेयर। ये सन मतलब ईयर? मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, पुरानी बात है काफ़ी। बजाज फाइनेंस का जो शेयर आज 8,000 10,000 का ट्रेड हो रहा है, ये 2.5 रुपये का तो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद देखा है। जिन लोगों के पास बजाज ऑटो के शेयर थे, उन्हें ये 5 बच्चे मिले थे, बजाज फिनसर, हाँ, बजाज हाँ, ऑटो, बजाज इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस कोई, हम्म। और 5 थे, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं ध्यान, लेकिन बजाज फिनसर और बजाज फाइनेंस मुझे ध्यान है, जो 1-1 1.5 रुपये के शेयर थे, आज 8,000 9,000 पहुँच और गए। जिन्होंने 10,000 रुपये लगाया होगा बजाज में, सोचिए कितना पैसा बन गया। सर इट्स अ कंप्लीट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। सर आप और ज़्यादा दूर क्यों जाते हो? हाँ। अभी ये आया है जियो फाइनेंस का, इन्होंने जब वो किया था 150 रुपये का शायद था या 250 का, आज देखो ये 1 साल में 250 वाला भी शेयर, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान, लोग इस पे हो सकता है मुझे ट्रोल भी कर दें। जियो फाइनेंस जिस दिन वो हुआ था, मतलब रिलायंस के जितने शेयर थे हर एक को जियो फाइनेंस का शेयर मिला था, वो बच्चा निकला उसमें से।
तो वो देखिए ना, वो भी 100 रुपये 150 रुपये ऊपर ही है। अगर किसी ने वो नहीं लिया तो गलती की है। क्यों? आपको ये समझना चाहिए कि वो बच्चा है किसका। राइट सर। एक और सवाल है, जो अब नए लोग हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए स्टॉक मार्केटिंग में एंट्री करना कितना सेफ है आज के टाइम में, और उनको पहले किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? मतलब जैसे मैं हूँ, अब मैं एंट्री करना चाहता हूँ, मान लो नया हूँ, तो आपके हिसाब से क्या एडवाइस है? चंदन भाई, अब वैसे आपकी एजुकेशन कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं? हाँ, इंजीनियर हो सर बस। इंजीनियर हैं? कितने साल लगाए इंजीनियरिंग करने में? 4 साल। तो क्यों इंजीनियर के लिए पढ़ाई करी? क्योंकि सर दो ही बोला जाता था, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, उसी में अच्छा जॉब है। मतलब कैरियर बनाना था एक केवल तरह से, मैं कैरियर, ये कह दूं। हाँ। क्योंकि जिस वक्त इंजीनियरिंग कर रहे थे उस वक्त तो नहीं पता था कि डिस्प्ले बोर्ड बेचेंगे या क्या नहीं नौकरी नहीं करेंगे या कहीं नहीं पे नहीं क्या करेंगे, नहीं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनेंगे, नहीं क्या बनेंगे। लेकिन नहीं। जो बन गए तो उस वक्त यही लगा कि कहीं नौकरी करेंगे तो अपना हाँ, जीवन यापन जी मज़े से हो जी, जाएगा। यही गोल था यही गोल था सर। और आज सबका भी यही है। हाँ, तो ट्रेडर कैसे बगैर पढ़े लिखे बन जाता है? क्योंकि वो लाइमलाइट देख रहा है, स्टोरी देख रहा है कि नहीं, बिल्कुल ट्रेडर नहीं। कार खरीद रहा है, ये कर रहा अरे है। वो तो सब आपको क्या पता वो किस लोन लेके खरीद रहा है, वो उसने कितनों का पैसा मार लिया तो खरीद रहा है, वो पैसा उसका है भी या नहीं ये बोल रहा है, कैसे पता? लेकिन इन्फ्लुएंस कर पा रहा कितने है। लोगों के तो स्कैम निकल निकल के आ रहे हैं। यू उस पे जाओ, ट्विटर पे हाँ, लोगों ने कितनों की पोल पट्टियां खोल दी कि जो आदमी 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 17 करोड़ रुपए का भी प्रॉफिट दिखाता था, पता लगा वो लॉस में है। जिन लोगों ने मर्सिडीज खरीदी, जिन लोगों ने अपने आप को दिखाया कि मैं रोज के भाई साहब इतने करोड़ कमाता हूँ और इतने लाख कमाता हूँ, वो भाई साहब गाड़ियाँ तक तो अपने लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और जो लोग गाड़ियाँ दिखा दिखा के ले रहे हैं वो सिर्फ जनता को मिसमराइज कर रहे हैं, सिर्फ जनता को ल्योर कर रहे हैं। आप बताओ, आपने धंधा शुरू किया, आज आपने 150 करोड़ की कंपनी बना ली, आपने किसको जाके दिखाया कौन सी गाड़ी है मेरे पास? कौन सी गाड़ी है आपके पास? फॉर्च्यूनर। फॉर्चूनर है। आपने कितने लोगों को बताया कि आप पे फॉर्चूनर है? क्यों? आपके फॉर्चूनर वैल्यू नहीं है? आपके नोट में जो चांदी लगी है वो बिकता नहीं है? है सर। फिर देखिए, जो आदमी कुछ दिखा रहा है हाँ। इसका मतलब वो आपको कुछ ना कुछ बेचेगा, आज या कल या परसों। ओके। अदरवाइज उसे क्या जरूरत पड़ी है कुछ दिखाने की? सो नए लोगों के लिए आप पहले की एजुकेशन ज़रूरी है कि पढ़ें वो। देखिए जी, कोई भी काम करना हो हम्म, उसका सीखना ज़रूरी है। अभी मैं जब घुस रहा था तो आप अपने लड़के से ही कह रहे थे कल से तुम ये ट्रेनिंग ले लेना। तो मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा वो कोई इंजीनियर था, वो शायद ऑफिस बॉय के लिए ही आया था कि दरवाज़ा कैसे खोलते हैं, टेबल कैसे साफ़ करनी है, कोई आए तो कैसे। उसको भी आप सिखा रहे हो तो यार ट्रेडर बनेगा कोई कैसे बगैर सीखे बन जाएगा? राइट सर। जबकि आपके सामने जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो एमबीए फाइनेंस से लेके डॉक्टरेट फाइनेंस से लेके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे उनको रखा ही इसलिए जाता है कि वो हार्वर्ड से और ये जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं। सर आपके हिसाब से एक नया स्टार्टअप या बिजनेस जो ऑनर है उसके अपने प्रॉफिट्स को कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म में करें, शॉर्ट टर्म में करें, आपका एडवाइस क्या है? देखिए, ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और उसका होराइज़न जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 10 साल 20 साल 30 साल के लिए वो होनी चाहिए। ओके। क्योंकि आप कोई भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर वो ऐसी होनी चाहिए कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए मार्केट में ही लगाया और वो विद इन 6 मंथ्स 1 करोड़ 20 लाख हो गया, तो मैं कहूँगा इसको तुरंत निकाल लीजिए और शांति से बैठिए, फिर अपॉर्चुनिटी मिले फिर घुसिए। ठीक है। क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, मेरे कुछ जानने वाले लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन उनकी कैपिटल बहुत ह्यूज है। ओके। वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 10 करोड़ से बैठते हैं कि कोई उन्होंने शेयर या बेंचमार्क या निफ्टी या ये लोग के वो कर रखे हैं कि कभी भी बैंक निफ्टी अपने हाई से 2-3 हज़ार पॉइंट गिर जाएगा तो वो लोग बहुत बड़े वॉल्यूम से घुस जाते हैं।
मतलब कि समझो 1000 लॉट, 2000 लॉट, 5000 लॉट, और उसमें उन्हें 500-700 पॉइंट का भी गेन मिलता है, तो उनको उनके पैसे पे करीब करीब 20-25% की रिटर्न होती है, वो निकल जाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक वेल्थ जनरेशन जिसे मैं कहें, तो मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं कि यदि आप 20 साल या 30 साल के लिए 20,000 रुपये महीने की सिप करते हैं, ओके। तो आपका जो पैसा है वो करीब करीब 7 से 8 करोड़ रुपए हो जाएगा उस वक्त, अगर मैं 12% की रिटर्न बनाऊं। जबकि आप इन 30 सालों में रिटर्न करेंगे तो किसी महीने 28% की भी रिटर्न देगा आपको म्यूचुअल फंड, किसी महीने 30 की देगा। अभी तो पिछले 10 साल का CAGR मिड कैप स्मॉल कैप का है, वो 28 से 35% के बीच में है अच्छा। अभी। हाँ। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 30 साल में ये आधा रह जाएगा। हम्म। तो आधा भी रह जाए, 30 है तो 15, मैं तो फिर भी 12 ही मान रहा हूँ। अगर आप 20,000 की सिर्फ 30 साल के लिए करते हैं, हम्म। यानी कि आज आपका बच्चा जब 18 साल का हो जाए, आप ये 30 साल की सिप कर दीजिए, बाय द टाइम ही विल बी 50, उसके पास एक 7-8-10 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा केवल 20,000 के सिप से। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से। जी। और ये आपको करनी है मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में, ना कि लार्ज कैप फंड्स में। ओके। अब इसमें हो सकता है कि 5 साल तक वो नेगेटिव ग्रोथ देता हाँ रहे, हाँ हाँ। लेकिन 30 साल का एक पीरियड इतना है कि भारत बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, तो ये कंपनियां भी बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि हर बार लॉस ही होगा। ठीक है। ठीक है। तो उस वक्त आपके पास 12-13 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। अब हम मान के चलते हैं कि अभी से, मतलब पिछले 30 साल की जो या 20 साल की जो हम रिटर्न मान रहे हैं वो 28 से 30% है। हाँ। लेकिन हमने जो मांगी रिटर्न मानी, हम्म। वो हम 12 ही मान के चल रहे हैं। आने वाले उससे 30 साल जब आपका बेटा 50 साल का हो जाएगा, जो आज 18 का है, तो हम मान लेते हैं रिटर्न और आधी रह जाएगी, यानी 6% रह जाएगी। समझ गया। अब हम आपकी एवरेज लाइफ एक बच्चे की मान लेते हैं 100 साल की है, तो 100 साल में जब वो बच्चा अपने बच्चों को वो पैसा इनहेरिट करेगा, हम्म। तो वो कुछ 100 करोड़ रुपए होंगे। कुछ 100 कह रहा हूं मैं। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो SIP, मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट है SDFC में, सो बैंकर भी बोलते हैं SIP कर लो। बिल्कुल नहीं, किसी भी बैंक से आपको SIP नहीं करनी, बिकॉज उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, ओके। कमीशन बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी ऐसे ऐप से करिए जो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेल करे। कोई एक दो, मतलब जो आप मैं यूजली नाम नहीं ले सजेस्ट कर सकता सकते हैं। किसी भी ऐप का। ठीक है। बहुत सारी ऐप हैं जो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बेचती हैं। ओके। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का मतलब है कंपनी से डायरेक्ट वो आपके पास आ गया, बीच में कोई वो नहीं है, ठीक है, समझ गया, कोई एजेंट कमीशन बीच में, एजेंट एजेंट या नहीं। कमीशन हाँ नहीं हाँ। है। ठीक है। ठीक है। उसमें आप करें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, तो हाँ। आपको 2.5 रुपये सस्ती NAV मिलती है। अभी मैंने बैंक से करा लिया था, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। मैंने खुद गलती किया। तो कोई बात नहीं, आप जो आपने करा लिया उन सिपों को वहीं रोक दीजिए, वो ठीक पैसा है। तो इन्वेस्ट हो गया। जी जी सर। अभी मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप उसे तुरंत विड्रॉ करिए। हम्म। मैं जाते जाते मैं आपको बता जाऊंगा, जो मैं स्क्रीन पे नाम नहीं ले सकता, 2-1 ऐप मैं बता दूंगा, ठीक है आप सर। उनसे लीजिए। और इतना आसान हो गया है कि बस यूं बैठ के बटन दबाना है और हो गया। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। और बैंक और जो भी ये एजेंट होते हैं, ये आपको वो म्यूचुअल फंड बेचने की कोशिश करते हैं कि जिनमें कि उनका कमीशन ज़्यादा हो। समझ गया सर। हम्म। वो कभी भी वो, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी, हम्म। हमेशा एजेंट वो बेचेगा जिसमें उसको ज़्यादा मिलेगा। वो आपके लिए नहीं सोचेगा, वो अपने लिए सोचेगा। अब इसके लिए या तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन हो। अंडरस्टैंडिंग के लिए तो सर ऐसा है कि आप किसी भी अच्छे कोच से वो ले लें, कोर्स, या किसी से सलाह ले लें। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको ऐसे समझिए कि मैंने अगर पिछले 10 साल में इन्वेस्टमेंट करके उन्हीं फंड्स में जिसमें आपने किया, उसी में अगर मैंने किया, तो आपकी और मेरी जो रिटर्न है उसमें 6% का अंतर आएगा। अगर आप 18 कमा रहे हैं तो मैं 24 कमा रहा हूँ। मतलब इसका ये कैलकुलेशन। मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं इसको इस तरह से फंड को मैनेज कराऊंगा। ओके। दूसरा, 6% आपको सुनने में 6 लग रहा है। अगर हमने ये 20 साल की सिप चला ली, तो 20 साल बाद मेरा कॉर्पस, अगर आपका कॉर्पस 13 करोड़ है तो मेरा 23 करोड़ होगा।
वो 6% वो वहाँ पे 6% कंपाउंड, इतना वो हो जाएगा, फर्क डबल हो जाएगा मेरा पैसा। मतलब यही है कि हथौड़ा दो लोगों के पास है, एक सर स्किल्ड एक देखो नॉन क्या स्किल्ड, होता है, कहाँ मारना है हाँ कैसे मैं मारना है वो बताता हूँ, एक्सपर्ट जानता है। प्रोफेशनल अप्रोच जो है हाँ। हिंदुस्तान में, हम लोग बहुत सारा ऐसा सोचते हैं अरे म्यूचुअल फंड ही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, दीपक सर क्या बताएंगे या कोई और क्या बताएगा। भाई हम कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज लेके बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम ऐसा कुछ सोच के बैठे हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम जब कोई स्ट्रेटजी डालते हैं तो हम प्रॉफिट में उठते हैं, जबकि सेबी और एनएससी और सारी दुनिया या सारे ब्रोकर ये कह रहे हैं कि 100 में से 90 लोग लॉस में हैं। हाँ, ये भी र्यूमर्स है अलग ही। र्यूमर नहीं है भाई साहब, आप किसी भी ब्रोकर को लॉग इन करें, आप जीरो धा में लॉग इन करें, आप या इन्फोलाइन में करें, आप एंजल वन में करें, सब में वो सबसे पहले जैसे ही आप पासवर्ड डालते हैं वहाँ लिखा आता है प्लीज ट्रेड ऑन योर ओन रिस्क, 9 out of 10 पीपल आर इन लॉस इन ट्रेडिंग, लिखा हुआ आता है। दिखाऊं मैं आपको? हाँ, जैसे तम्बाकू के पुड़िया पे लिखा जी, होता है कि इससे कैंसर होता है, लेकिन लोग खा रहे हैं। खा रहे हैं उसको। तो 90 लोग लॉस में क्यों हैं? क्योंकि वो एक्सपर्ट हेल्प नहीं ले रहे। लोग 40 से 50 लाख का लॉस ले रहे हैं, लेकिन वो 2 लाख रुपए लगा के अपने ऊपर एजुकेशन में सीख नहीं रहे। अच्छा, किसी ने सर कहा था कि जो 90% लोग लॉस कर रहे हैं वही पैसा तो पा रहे हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं, बिल्कुल। उन्हीं के लॉस का वो प्रॉफिट बना रहे हैं। ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, ओके। एफ एंड ओ एक जीरो सम गेम है। आपका मुनाफा मेरा लॉस, मेरा मुनाफा आपका लॉस, किसी और का लॉस मेरा मुनाफा, इधर वाले का लॉस मेरा मुनाफा, ऐसे 90 लोगों का लॉस मेरा मुनाफा। मतलब ये 10 लोग जो बैठे हैं, हम्म। बिल्कुल ठीक है। जिस दिन हमारा लॉस होगा उस दिन उनका फायदा होगा, क्योंकि ये जीरो सम है, इसमें ना पैसा बढ़ सकता है ना घट सकता है। इन्वेस्टिंग में पैसा बढ़ता है, जो ट्रेडिंग है उसमें पैसा जीरो सम है, यानी 100 रुपये ही रहेगा। ये पैसा यहीं का यहीं घूमता रहेगा और ये पैसा जीरो सम ही रहेगा। तो सर जो 10% हैं, जैसे हम झुंझुनवाला जी के बारे में जानते हैं, वॉरेन बुफेट के बारे में जानते हैं, और भी इन्वेस्टर हैं, इनकी स्ट्रैटेजी या इनका एडुकेशन वो अलग लेवल पे ही रहा होगा जो कि वो सिस्टमैटिक प्लान कर पाए अपने फंड्स को, और आज एक बेंचमार्क है इस इंडस्ट्री के लिए जो कि आज भी लोग शोध कर रहे हैं उनके ऊपर। देखिए चंदन भाई, होता क्या है कि 90% लोग लॉस में है, ये बात समझ आ गई। हाँ। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने एक उदाहरण दिया कि कौन सी कंपनी में, अब किसी ने बजाज का शेयर 10 रुपये में ले भी लिया होगा, 100 आ भी गया, तो भाई साहब वो उसका पाचन इतना कमज़ोर होगा, क्योंकि 90 टाइम तो वो लॉस में होता है, वो 100 पे ही निकल जाएगा। वो 100 से 10,000 की रैली खा ही नहीं पाएगा। वो कब घुसेगा? वो 1000 पे घुसेगा, फिर 1000 से वो 800 आया होगा तो 200 रुपये का लॉस लेके निकल गया होगा। ये अलग गेम है। आपको मैं बताता हूँ, इसमें होता ही ये है कि जो आदमी अच्छे रेट पे भी पकड़ लेता है ना कोई चीज़, और वो वहाँ से आगे चल देती है, वो लॉस में निकल जाता है। फिर उसे लगता है अरे ये तो मेरे से छूट गया, वो फिर घुसता है। इसको मैं उदाहरण स्वरूप देता हूँ। 100 पे घुसा, 120 आया वो निकल गया, 150 आया वो दोबारा घुस गया, 150 से वो दोबारा 120 आया, उसने 30 रुपये का लॉस ले लिया। फिर वो 200 गया, वो दोबारा घुस गया, 200 से वो 220 गया, तो वो कहता है मेरा तो 30 रुपये का लॉस ही है, तो मैं इस बार 230 पे निकलूंगा। वो 230 से 180 आ जाता है, वो फिर 50 रुपये का लॉस ले लेता है। ये गेम ऐसे होता है। अब की मान लो फिर वो 100 पे आ गया, उसने कहा 100 से पहले चला था, मैं 100 पे घुस जाता हूँ। अब की वो क्या होगा, 100 से भाई साहब वो आ जाता है 80 पे, और वो उसको ये फिर नहीं, दोबारा लॉस ले लेता है। और कई गुना लॉस में, जबकि कंपाउंडिंग लॉस। बाजार आप देखिए 100 से केवल 80 आया, लेकिन उसने 50 का लॉस ऊपर ले लिया, यहाँ ले लिया, 70 रुपये का वो लॉस ले चुका है। तो ये जो ऊपर नीचे की साइकिल है, ये है इनडिसीजन ऑफ योर माइंड। आपने किसी कंपनी में एक बार पैसा लगाया तो कुछ सोच समझ के लगाया कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, मैं इसे 20 साल 10 साल 5 साल पकाऊंगा। आप क्यों फिर 10 रुपये या 20 रुपये लेके निकल गए, जब आपने ये सोचा था कि मैं इस पे लंबे समय तक पैसा लगाऊंगा। अब जब आप निकल गए तो फिर भाई दूसरी कंपनी ढूंढो, फिर इसमें फोमो मत करो। अगर फिर घुस गए हो तो फिर विश्वास रखो
कि ये कंपनी अच्छी है। हाँ, मतलब बिलीव आपको करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअली आप क्या रिटर्न। होता है, यहाँ 90% लोग अपनी बोरोड कन्विक्शन पे चल रहे हैं, यानी कि सुनी सुनाई बातों पे। हम्म। टीवी भी तब दिखाता है जब 100 वाली चीज़ 500 आ चुकी होगी। 100 वाली 10 आएगी, 20 आएगी, 30 आएगी, वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो आपको फंसाने के लिए बना है। तो सर लोग बिलीव कहाँ करें, मतलब हर जगह। बिलीव अपने ऊपर करें, अपनी एजुकेशन पे करें, अपने सीखने पर करें। जब सीख के करेंगे तो भाई साहब कोई वो नहीं होगा। मुझे ट्रस्ट है इस कंपनी पे, इसकी मैनेजमेंट पे, इस पे प्रोडक्ट पे, मैं भाई साहब चलूंगा ना इस पे। तो जैसे मान और लीजिए। स्टॉक मार्केट करना कोई भाई साहब बहुत बड़ी रिसर्च का काम नहीं है। मैं एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ स्टॉक मार्केट करने का। आप सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के बस अगर काम कर लें तो आपका जीवन बन जाएगा स्टॉक मार्केट में। अच्छा ठीक है सर। आप सुबह उठें, हम्म। सुबह उठते ही आपने पेस्ट करी हम्म। कोलगेट, पेप्सोडेंट। कोलगेट कोलगेट का प्रोडक्ट है, पेप्सोडेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। दो कंपनी मिल गई आपको। हाँ ठीक है। अब आपने खाना खाया, कैलॉग्स, एक कंपनी मिल गई। चाय वाय ये वो, ताजमहल, हम्म। इस कंपनी मिल गई। ठीक है जी। हम्म। लिप्टन या जो भी कंपनी है उसको आप देख लीजिए वो किस कंपनी की है। नेस्कैफे नेस्कैफे की है, हम्म। यानी कि मतलब कॉफ़ी जो है राइट। नेस्कैफे की हो गई, हम्म। नेस्ले की मतलब। उसके बाद आप गाड़ी में बैठे, मारुति, टाटा, हुंडई का तो शेयर ही नहीं है, हम्म। तो जो कंपनियां हैं। अब आप देख लो आपकी गाड़ी पे ग्लास कौन सा लगा है, असाई ग्लास, ग्लास की कंपनी मिल गई आपको। आपने देखा स्टेयरिंग, सोना स्टेयरिंग मिल गई। आपने देखा चक्का, एमआरएफ मिल गया। 8 कंपनी आपकी दिनचर्या की कंपनी है, ये मैंने नहीं बनाई। उसके बाद ऑफिस गए, लाइट जलाई, फिलिप्स, हेवल्स, पंखा हेवल, एसी, लॉयड्स, ये वो। तो सब चीज़ें हमारे इर्द गिर्द ही हैं, बस समझने की बात है। अब उसमें आपको खोजना है कि जो किसके टॉप, साथ जिन हम। सेगमेंट्स की ये कंपनी है उनके टॉप सोच लीजिए। हाँ, आप किसके साथ। बीमार हैं, आपने दवाई खाई, देख लो दवाई के पीछे कौन सी है, वो फार्मा ले लो। हम्म। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ही कंपनियां हैं। बच्चे मैगी खाते हैं, नेस्ले ले लो। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आज चल रही हैं, पिछले 20 साल से चली जा रही हैं, नहीं छूट रही, तो वो तो आगे भी चलती रहेंगी ना। आपके हाथ में मोबाइल है, किस कंपनी का है, जियो या एयरटेल, दोनों में के अच्छे शेयर हैं। आपने बता भी दिया, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ले लो। हाँ हाँ। आप समझो, आप शेव बना रहे हो, जिलेट का वो यूज़ कर रहे हो, जिलेट का शेयर ले लो। हाँ, मतलब आपने बहुत लाइट आप कर दिया कि आप हाँ। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो शेयर, जो चीजें आप रोज यूज कर रहे हो, इसका मतलब इनका यूज आप कभी नहीं छोड़ सकते। जब आप कभी नहीं छोड़ सकते, आप एक लॉयल कस्टमर हैं, तो इस तरह से ही उनके सारे लॉयल कस्टमर हैं। जिस कंपनी के पास इतने लॉयल कस्टमर्स हैं कि उसका प्रोडक्ट बिके जा रहा है, बिके जा रहा है, पिछले 20 साल से बिके जा रहा है, तो अब आगे क्यों नहीं बिकेगा। हम्म। मेरे को ताजमहल की चाय पसंद है, मुझे नहीं पता कि मैंने 20 साल में कभी अपने घर में वो ब्रांड चेंज किया हो। मक्खन मैं अमूल का खा रहा हूँ, तो मैं पिछले 20 साल से 25 साल से अमूल का ही मक्खन खा रहा हूँ। घी हम नेस्ले का लेते हैं तो वो लेते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वी नेवर चेंज। मार्केबल बातें सर, बिल्कुल। गाड़ी में एमआरएफ का टायर मैं तब से देख रहा हूँ, जब मेरे पास स्कूटर होता था, जब मेरे पास गाड़ी थी तब भी वो था। अपोलो का टायर हम देख रहे हैं। तो शेयर मार्केट में आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो, रोज़मर्रा में कर रहे हो, उन्हीं में ही इन्वेस्ट करो ना यार। और आप कौन सा भाई साहब 10 20 50 हजार करोड़ लेके बैठे हो। जितने भी ऑडियंस ये देख रहे हैं, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ में सब सिमट लेंगे। सब समझ इससे जाएंगे। ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं करने वाला। नहीं। हमें कोई कंपनी में हिस्सेदारी थोड़ी लेनी है। तो 2 5 10 करोड़ के लिए तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हैं चीज़ें। ग्रेट सर, बहुत आसानी से और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब आज जो भी देख रहा होगा उनको समझ में आएगा हाँ यार दाव कहाँ लगाना है। सर बिजनेस के प्रॉफिट्स की बात हुई थी। लोग अभी तक गोल्ड खरीद लेते हैं या प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अच्छा, वहाँ भी वो एक कंफ्यूज है, गोल्ड लें या प्रॉपर्टी लें, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स को मैनेज करना है। देखिए मैं बताता हूँ, प्रॉपर्टी हमारे पास उतनी होनी चाहिए जितने में कि हमें रहना है या हमें कोई व्यवसाय करना है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता। बहुत सारे लोग करते हैं, उनके साथ मेरी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करता। उसके पीछे की वजह है कि प्रॉपर्टी आते अपने हिसाब से है, वो आती मेरे हिसाब से है, जाती अपने हिसाब से है। यानी कि
आज आपने ये फैक्ट्री ली, आपने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की जो भी है ले ली। अब आप 5 करोड़ की फैक्ट्री को बेचना चाहोगे तो हो सकता है इसे कल बिक जाए, हो सकता है 6 महीने ना बिके। मेरी तो नीड आज है, मैं क्या करूं? अब किसी वजह से मुझे केवल 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो अब मैं ये 5 करोड़ की चीज बेचूं, ये दीवार बेच के भी 20 लाख नहीं मिलने। हाँ मतलब टुकड़ा तो बेच नहीं टुकड़ा सकते, तो बेच नहीं सकते। बेचोगे तो पूरा। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, कई दफा आपकी जी का जंजाल बन जाती है। स्टॉक मार्केट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, एफडी। आपकी 1 करोड़ की एफडी है, आपको 5 लाख की जरूरत है, 5 लाख की तोड़ो, 95 में कंटिन्यू हो जाएगी। 1-8% इंटरेस्ट का ही लॉस होगा ना, बस बस सर। कोई जान तो नहीं चली जाएगी। नहीं। गोल्ड है, आपने 1 किलो भी ईंट खरीद रखी है मान लो, आपको 100 ग्राम बेचने की जरूरत है, 100 ग्राम बिक जाएगा, बाकी आप घर ले आओगे उठा के। राइट, मतलब उसको हम अपने हिसाब बॉन्ड, से। हाँ एफडी, स्टॉक है, मेरे को तो स्टॉक से ही समझ आता है कि मुझे अगर 500 की जरूरत है तो मैं एक ही शेयर बेचूंगा, बाकी मेरा पैसा घर आ गया, खत्म। सेकेंडली, ईज ऑफ डूइंग थिंग्स। आज प्रॉपर्टी की एक ट्रांजैक्शन को खत्म होने में 7 दिन से लग के 150 दिन लगते हैं। यानी आज मैंने बयाना दिया, 3 महीने का टाइम मिला, जिसको मैंने बेची उसका कुछ हारी बीमारी हो गई, सर मेरी मम्मी बीमार हो गई, मेरे ये हो गया, मेरा वो हो गया, उसने 15 दिन लगा दिए। कभी हम वहाँ रजिस्ट्री कराने गए, वो रजिस्ट्री नहीं हो रही, कभी जिस बैंक से उसका अप्रूवल आना था वो नहीं आ रहा, अब आप बैठे हो। तो जो आपकी नीड थी वो डाइवर्सिफाई होती चली जा रही है कि भाई पैसा ही नहीं आ रहा। इसमें बटन दबाया पैसा अंदर, बटन दबाया पैसा बाहर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप चीज़ों को बड़ा ब्लैक एंड वाइट में समझते भी हैं और समझाते भी हैं, मतलब कोई कंफ्यूजन, मतलब सुपर क्लैरिटी है, 0 to 1, यस या नो। चंदन भाई ऐसा है, जिंदगी को इतने तजुर्बे हासिल किए हैं, इतना करीब से देखा है कि कोई हमसे सलाह भी लेने आता है ना, हम उसे इतनी क्लैरिटी दे देते हैं कि वो कहता है भाई मेरे को इससे ज़्यादा सलाह कोई दे नहीं सकता, चाहे वो बिजनेस की हो, स्टॉक मार्केट की हो, ट्रेडिंग की हो, स्ट्रेटजी की हो, ऑप्शंस की हो, क्योंकि धक्के खा के सीखा है खुद। तो मान लीजिए जो बच्चे देख के वो सीखना चाहते हैं, तो क्या आपने कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ है या आपसे कहीं मिले वो? नहीं देखिए ना, मैं तो मिलता नहीं हूँ, और अच्छा। मैं भाई साहब क्योंकि अब मेरे फॉलोअर इतने हो गए हैं तो मैं कहता हूँ भाई साहब मेरे पास समय नहीं है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ। एक फ्री सेशन मैं करता हूँ, अच्छा सर। वो सबके लिए फ्री है। हाँ। उसके लिए आपको एक बुल्सप्री की ऐप है, वहाँ जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा, वो आपको लिंक भेज देंगे। संडे को 11 से 12 मैं फ्री में ज्ञान देता हूँ, जिसे लेना है ले लो। गूगल क्या मीट बात का है, आपके पास लिंक आएगा, शानदार सर। आप उसमें मेरे से स्टॉक मार्केट से संबंधित, स्ट्रेटजी से कोई भी। संबंधित, लॉस से संबंधित, प्रॉफिट से संबंधित, क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ पूछ सकते हैं। उसमें 100 लोगों से लेके एक बार 2,500 तक भी लोग हो गए थे। गूगल मीट का वो लिंक होता है। आप बुल्सप्री, एक कंपनी है बुल्सप्री, अच्छा। उसकी वो ऐप है, उस पे ठीक है, जाइए, अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए, वहाँ से आपको लिंक आने लगेगा। मैं भी कर लूँगा क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ों को ठीक है ना। हाँ हाँ। तो वो संडे को होती है, जनरली 11 से 12 होती है। कभी अगर मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो टाइम आगे पीछे भी, लेकिन वो आपको 3 दिन पहले ही पता लग जाएगा कब ग्रेट है। सर, ग्रेट सर। जैसे कल परसों संडे है तो उसमें लोगों के पास लिंक ऑलरेडी आ चुका है। देखिए, आपसे सीखने का मतलब सर ना, जितने भी पुराने लोग हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं उसमें बिल्कुल क्लैरिटी से, और मैं कोई भी सवाल हो, आप सब लोग वहाँ होते हैं, हैंड रेज का उसमें सिस्टम होता है, बटन दबाएंगे आपका हैंड रेज हो जाएगा। हम बारी बारी से, वो एक मॉडरेटर होता है वहाँ पे, वो आपके जवाब पूछता जाएगा। कई बार कुछ लोग उल्टा सीधा पूछते हैं तो मैं उन्हें तुरंत वहाँ से बाहर भी कर देता हूँ, मैं 1 मिनट भी नहीं लगाता, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता कि मैं सब लोगों को एड्रेस कर और सकूँ। आप स्ट्रिक्ट टीचर है ना, मैं सही स्ट्रिक्ट, सिखाते हैं इसलिए गुस्सा एक्चुअली भी क्या आता होता है कि वहाँ 500 लोगों के मुझे जवाब देने हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि 500 लोग पहले हैंड रेस कर रहे होते हैं, लेकिन 80% लोगों का सवाल एक ही होता है, तो वो वहीं से ही उन्हें आंसर मिल जाता है और वो लोग निकल जाते हैं। आप डांटते भी हैं उसी कोर्स में नहीं किसी मैं को? डांटता नहीं हूँ, मैं तो निकाल ही देता हूँ उसे ग्रुप से बाहर। ठीक है सर। स्टॉक मार्केट में कॉमन मिस्टेक जो बिगनर कर देते हैं उनको नहीं करना बगैर चाहिए। सीखे आना एक कॉमन मिस्टेक है।
बड़ी मिस्टेक मतलब। बहुत बड़ी मिस्टेक है। दूसरा, 100 की चीज़ ली, 120 पे निकलना ही निकलना है। हम्म। दोबारा अगर लेना है तो 100 या 100 से नीचे लेना है, 100 से ऊपर या 120 के बाद 180 200 पे नहीं लेना है, अच्छा। क्योंकि ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो बिल्कुल रॉकेट की तरह जाए। और वो अगर चला जा रहा है तो भाई साहब 5500 स्टॉक है, एक निकल गया तो उसे छोड़ दो। हमें 20% अगर हम सब में खाते रहें तो सोचो साल भर में हम कितना पैसा कमा लेंगे। तो ये आपके ग्रीड अपने भी हैक्स है? है, ये आपके अपने भी हैक्स है? ये मेरे अपने भी हैं जी। जो मैं बता रहा हूँ, व्हाट आई प्रीच व्हाट आई फॉलो। ओके, ग्रेट सर। दूसरा, तीसरा, ग्रीड को नहीं करना, हम्म। होप में नहीं बैठना। अगर मुझे कोई चीज़ दिख रही है, मैंने 100 पे ली थी, 80 आ गई, अब वो मैं सोचूं कि यार ये ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, तो अगर मैंने 80 पे निकलना है तो मैं 80 पे एक बार लॉस लेके निकल जाऊंगा। वो 60 तक गई, 40 तक गई, 50 तक गई, 20 तक गई, मुझे मतलब नहीं है। वो तो घूम फिर के फिर 80 आएगी, मैं 82 पे फिर घुस जाऊंगा। अच्छा, ये सब लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? जैसे क्या ये फुल टाइम जॉब है? ट्रेडिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब, इन्वेस्टिंग कैन बी डन पार्ट टाइम। ओके। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने एक शेयर ले लिया, हम्म। वो भी रिसर्च करके लेना है। अगर आपके पास अपनी रिसर्च नहीं है तो एक सेबी रजिस्टर्ड सिस्टम होता है, आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड वाले से टिप्स ले लें, वो एक्सेप्टेबल है। क्योंकि जो सेबी रजिस्टर्ड है वो सेबी को आंसरेबल है कि भाई तुमने ये टिप क्यों दी, क्या रीज़न था, क्या स्टडी थी, ऐसा नहीं कि उठ के दे दी। सो क्या कोई ब्लू टिक वगैरह मिलता है जो सेवी के सेबी रजिस्टर? रजिस्टर्ड वो आपको बताएगा ना, जो आपको टिप दे रहा है, आप उससे पूछिए कि तुम सेबी रजिस्टर्ड हो, वो कहेगा हाँ, तो उसे कहो लाओ अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, वो सर्टिफिकेट दिखाएगा, आप सेबी की साइट पे जाके पूछ सकते अच्छा, हैं। चेक करो आप, समझ गया। हाँ। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 1200 ही है, कोई ऐसा नहीं है कई लाख सेबी रजिस्टर्ड है, 1200 ही सेबी रजिस्टर्ड अच्छा, वो लोग हैं। वीडियो भी ऐसी उसी नहीं बना सकते फिर? वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकता। अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, मेरे को सही देनी है। क्योंकि अगर मैंने कोई गलत दी और सेबी की नज़र में वो आ गई या किसी ने कंप्लेंट कर दी तो भाई साहब मेरे को जेल तक हो सकती है। इतना कड़क कानून है सेवी यस। का। ओके। कुछ सर आपके पर्सनल आपसे सवाल, एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं अपनी। देखिए जी, मैं 12वीं पास हूँ। उसके सन बाद किस ईयर में? उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करा, फिर एमबीए फाइनेंस हूँ मैं, उसके बाद मैं डॉक्टरेट फाइनेंस हूँ। ओह। आई एम डॉक्टर दीपक वाधवा, वैसे मेरा पूरा नाम ये है। आई एम पीएचडी इन फाइनेंस। तो मेरी पूरी एजुकेशन यहाँ तक है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब मुझे समय मिले, मैं जिज्ञासु बहुत हूँ और हर आदमी को अपनी जिज्ञासा को कभी मरने नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा ये शीट कहाँ से लाया, ये कहाँ से लिया, वो क्या है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कल मैं इसका बिजनेस नहीं शुरू कर दूंगा, लेकिन एक एक जिज्ञासा। नॉलेज मिल गई मुझे एक नए प्रोडक्ट की। कल को मैं कहीं जाऊंगा तो मैं रेफ़र करूंगा, अरे मैंने वहाँ पे वो देखा था, ये कर लो, ये कर लो, ये ऐसे होता है। आईक्यू और सोशल जो चीज़ें हैं, बेसिकली आजकल के जो बच्चे हैं इनका आईक्यू लेवल 0 है। कॉमन सेंस इनके अंदर नीलबट्टे सन्नाटा है। और मैं ये किसी और के लिए नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए ही कह रहा हूँ। सर सबके साथ है कि जिस दुनिया ठीक में है हम ना, जी रहे हैं। हाँ। वो उनको ये तो पता है मोबाइल कैसे चलाते हैं, रात को 4 बजे तक बैठ के कैसे मोबाइल पे चैट करते हैं, कैसे इस पे हमें इंस्टा करना है, कैसे इस पे हमें सारे काम करने हैं। लेकिन पड़ोस की दुकान में क्या चीज़ क्या रेट में मिलती है उन्हें नहीं पता। अच्छा। अपने घर आने के लिए रोड से 50 दफ़ा आते हैं, किस बोर्ड पे क्या लिखा है उन्हें नहीं ये पता। नहीं पता। हाँ, ये है सर। ठीक है ना, दूध का थैली रेट, रोज घर में दूध आ रहा है और वो लेके भी आते हैं। मतलब मैं आपको ऐसी ऐसी मूर्खता बताऊं, मेरा बच्चा अपना खुद का, मैं उसे कई दफ़ा, वैसे तो जेप्टो और ये इंस्टा और ब्लिंकिट और इंस्टा से आ जाता है, कभी मैं उसे कह दूं ले आ, वो ले आएगा। जो मैं उसे कहूँगा वो लिख के देता हूँ तो वो मोबाइल में लिख के ले जाता है और ले आता है। मैं उससे पूछता हूँ बेटा ये क्या रुपए लीटर है, पापा मुझे पता नहीं, उसने 432 रुपये कहे, मैंने दिए और मैं आ गया। अक्सर लोग सर ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है। आप देखो तो सही भाई, उसने प्राइस क्या लगाया, क्या ही हैज एक्चुअली चार्ज फॉर व्हाट यू आर बाइंग। तो ये बहुत फर्क है चंदन भाई। हमने वो जमाना देखा है कि जब हमारे पापा हमें वो लिस्ट बना के देते थे, हम दुकान पे जाते थे, फिर वो टिक की जाती थी और महीने का राशन ऐसे घरों में आया करता था। आज जो दीपक सर हजारों करोड़ या करोड़ों की बात करते हैं,
उनका पहला इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था? देखिए जी, आई वॉज बॉर्न विद सिल्वर स्पून। जब मैं छोटा था और मेरे पिताजी की फैक्ट्री चल रही थी, तो भी हमारे घर में वो इतनी नहीं, इतनी बड़ी वाली कार थी। अच्छा, कौन सी कार थी सर? अब वो छोड़ दो अच्छा, आप कौन ठीक सी है। थी, लेकिन मतलब मैं आई वॉज ऑलवेज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। मेरे घर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आवाज़ लगाई हो और 3-4 नौकर ना हो। तो मैं तो भाई बहुत अच्छे संपन्न परिवार से था, लेकिन हाँ, मैंने डेंट ज़रूर देखे हैं अपनी लाइफ में, और इतने डेंट देखे हैं कि मैं एक बड़े अच्छे कैपिटल से डेट में आ गया था, और उस डेट की वजह से मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था कि मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे कि कहीं ये पागल ना हो जाए या अपना सिर दीवार से ना मार ले। तो आई हैव सीन लाइफ वेरी क्लोजली। लेकिन हाँ, जो मैं आज मिस करता हूँ कि पहले की चीज़ों में जुड़ाव बहुत था। पैसा होने के बावजूद भी लोगों का सोशल सर्कल आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा था, स्ट्रॉन्ग था। हम बीमार होते थे तो हमारे 4 आस पड़ोस के लोग हमें देखने मिलने पूछने के लिए आते थे। होते थे, हाँ हाँ। हमारे पिताजी शाम को निकलते थे तो 4 लोग उन्हें नमस्ते करके पैर छूते थे, जो आज की तारीख में कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। हम जाने जाते थे तो हम वाधवा जी के बेटे के हिसाब से जाने जाते थे, हम दीपक वाधवा के हिसाब से नहीं जाने जाते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये संस्कारों वाली बात कहें इसे, या एक लोगों की सोशल अवेयरनेस कहें, आजकल लोग आई सेंट्रिक होते जा रहे हैं, अपने आप में सेल्फिश होते जा रहे हैं। समाज में ये चीज़ एक मिस होती जा रही है। लोग व्हाट्सएप पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं लोगों के, रिश्ते भी। आपसी रिलेशंस ख़त्म हो रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं तो आपकी कोई फाइनेंशियल स्टैंडिंग नहीं है, तो सोसाइटी में भी आपकी स्टैंडिंग नहीं है। बड़ी बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। चंदन भाई, आज ये हो गया है कि आप अगर अच्छे उसमें हैं तो, और ये पहले एक ऐसा होता भी था समाज में, कुरीतियाँ और ये मतलब सब जगह है। पहले के टाइम में जब मुझे ध्यान है, हमारी बुआ के लिए या किसी के लिए लड़का वड़का नौकरी वाला होना चाहिए, बिजनेसमैन तो चोर ही होता है। ये बात है, भरोसा नहीं होता था। तो बिजनेसमैन को ना बहुत उससे देखा जाता था कि यार कोई नौकरी वाला देख लो, सरकारी हो तो ज़्यादा स्पेशली अच्छा है। सरकारी, काला हो गोरा चाहे हो वो लंगड़ा सरकारी हो। नौकरी में कितनी ही रिश्वत ले रहा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी हो तो सर ज़्यादा अच्छा है। इवन रिश्वत के बारे में पूछते थे कि अंडर टेबल कितना कमाते हाँ, हो, पूछते भी थे लोग। तो मतलब कहने का ये है कि ये समाज में जो चेंज है, इसको हम्म, बहुत ज़रूरत है। और आज के बच्चों को मैं ये कहूँगा कि सोशल सर्कल बड़ा होने की बजाय सोशली बड़े होना ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अच्छा है आप लोग सोशली डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इस सोशल डेवलपमेंट में अपनों को मत भूलिए, अपनों को उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी की वो डिज़र्व करते हैं। ग्रेट सर। करियर काउंसलिंग भी हो गया लोगों का। अमित सर का दीपक सर का अपना बचपन शरारती वालों था, या मतलब आप बड़े पढ़े लिखे, मतलब पढ़ाकू लड़कों में थे आप, कि जीनियस बच्चों में थे, या लड़ाई झगड़े वालों में? बड़ी मज़ेदार बात है कि जिन स्कूलों और कॉलेजों में मैं पढ़ता था और वहाँ लोग मुझे शरारती और वो समझते थे, और मेरी मम्मी ने भी मुझसे, जब मैं पहली बार पापा के साथ फैक्ट्री गया तो उन्होंने भी ऐसे ही कह के संबोधित किया कि आप एक काम करो, अब 10वीं की छुट्टियां हो गई हैं, और उस टाइम में 10वीं में 2 महीने की पूरी छुट्टी होती थी। तो 10वीं की छुट्टियां हो गई हैं, तो आप एक काम करो, इसे अपने साथ फैक्ट्री ले जाया करो भैया, ये हमसे तो संभलता नहीं है, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करता रहता है। और मज़ेदार बात यह है कि जिन लोगों ने मुझे उस वक्त शरारती कहा, जिन स्कूल कॉलेजों में मैं डांटा और बहुत ज़्यादा मैंने शरारत की, आज वहाँ जाके मैं लेक्चर देता क्या हूँ और बात है वहाँ के सर, टीचर्स ग्रेट। मेरे साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। शानदार सर। वो अच्छा, उस स्कूल में जब आप जाते होंगे वो फील ही अलग होता होगा कि यार यही मैं आता था, बिल्कुल। और एक अलग यस, कनेक्शन बिल्ड होता बिल्कुल। है जब आप इसमें अपने। तो देखिए यू फील, मतलब दैट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर यू। दीपक सर जिस एंग्री यंग मैन की तरह इंडस्ट्री में है, उनका फेवरेट एक्टर कौन है जिसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? चंदन भाई, मेरे पास टाइम नहीं होता पिक्चर देखने का। मेरे को याद नहीं पड़ता कि मैंने लास्ट पिक्चर कौन सी देखी थी। वैसे कोई भी? नहीं, मैं थोड़ा सा, जब मेरे पास खाली समय होता है
मैं 10-20 मिनट के लिए यूट्यूब देख लेता हूँ, और उसमें भी मैं कुछ ऐसा देखता हूँ जिससे मुझे शायद कोई नॉलेज मिले। नॉलेज की चीज़ें। कभी कभी एस्ट्रोलॉजी भी देख लेता हूँ कि शायद कुछ मैं अपना भला कर पाऊँ, कुछ एस्ट्रोलॉजी मंत्र वंत्र। बाकी मैं सब लोगों से ये कहूँगा कि अगर उनके पास फालतू टाइम है तो वो 10 मिनट के लिए, केवल 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, केवल 10 मिनट अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए लगाएं। क्या क्योंकि बात है सर। आप एक चीज़ देखें, मैं अपना जीवन बताता हूँ आपको। मैं बहुत अच्छी फैमिली से था, जैसे मैंने आपको बताया। मैं बिजनेस कर रहा था। जिस वक्त मैंने बिजनेस शुरू किया था मुझे ऐसा लग रहा था मेरी 5 पीढ़ी यही बिजनेस करेंगी। 15 साल वो बिजनेस नहीं चला और वो प्रोडक्ट ही आउटडेटेड हो गया। उसके बाद मैंने एक नया जीवन स्टार्ट किया। मैं बिल्डर बना, जो कि बहुत छोटा था। फिर मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, एक नया एक्सपीरियंस था। फिर मैं स्टॉक मार्केट में आया, एक टोटली न्यू एक्सपीरियंस था। फिर मैं 48 की एज पे आके इन्फ्लुएंसर बन गया, फिन इन्फ्लुएंसर बन गया। अब बने भी तो बहुत तेज़ी से ठीक आप है, और चेंज देखिए कितने हैं। रोलर कोस्टर राइड है मेरा जीवन। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा ये सोचना है कि ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता। जिस दिन आप इस भावना से किसी भी काम को करेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उस दिन प्रकृति भी आपका साथ देगी कि हाँ ये कर सकता है। जब आप ही डाउटफुल हैं अपने लिए, तो कोई और आपके साथ कैसे चलेगा। शानदार सर, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम और कंटिन्यू करें, समय भी विपरीत है। बस एक, जब दीपक सर टेंशन में या बहुत गुस्से में होते हैं, उस वक्त वो रिएक्टिव होते हैं, डिफेंसिव होते हैं, शांत हो जाते हैं? देखिए जी, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होता हूँ तो मैं गुस्सा दिखाता हूँ अपना लोगों को, और मैं लोगों पे गुस्सा करता हूँ। लेकिन वो गुस्सा सिर्फ 5 मिनट का होता है, और उसके बाद मैं, क्योंकि परमात्मा में बहुत यकीन करता हूँ, तो मैं उसके बाद कोई भी मंत्र अपने मन में पढ़ने लग जाता हूँ, जिससे कि मुझे असीम शांति मिलती है। और मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, मेरे अंदर कोई अहम नहीं है। कोई कितना ही छोटा हो, कोई कितना ही बड़ा हो, 5 मिनट बाद मैं जाके उससे माफ़ी भी मांग लेता हूँ कि भाई क्या बात सॉरी। है सर। और ये भाव जिस दिन आदमी में आ जाए, उस दिन उसकी समझो ग्रोथ की सीढ़ी चालू हो जाती है। मम्मी ज़्यादा लगाव था पापा से? दोनों से ही था, और दोनों अब से मार ही किससे है। खाए हैं? हैं? ज़्यादा मार किससे पड़ी है? अरे दोनों ने ही सूता है भाई। ठीक है। नहीं सर, उस टाइम का सूतना भी ना, ठीक है, पढ़ाई से बहुत बढ़ के था, क्योंकि वैलिडेट करते थे वो। देखिए जी, ऐसा है, मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार उदाहरण तो देता हूँ। आज के लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, बच्चे भी। हाँ। हमारे यहाँ डिप्रेशन का मतलब था कि अगर हम कभी उदास बैठे हो तो पिताजी दो लगाते थे कि साले क्या नाटक हो रहा है ये। तो आप बहुत ज़्यादा ना खुश हो सकते थे, ना बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते थे, क्योंकि आपको पता होता था कि हमारे घर में पिताजी हैं जो कभी भी छतरी से भी मार सकते हैं हमें। और आज के माँ बाप तो बेचारे हिम्मत ही नहीं करते। और आज की माएँ ख़ास तौर से, उन्होंने बच्चों को इतना पैम्पर्ड और इतना मतलब वो बना दिया है कि उनको जरा सा अगर खून भी निकल जाए तो आई एम नॉट वेल, जरा सी कोई बात हो जाए तो दे नीड अ थेरेपिस्ट टू कंसल्ट, आई एम इन डीप स्ट्रेस। डीप मैं स्टेट्स। 2 थप्पड़ लगाओ, काय डीप बात का स्ट्रेस। स्ट्रेस। तो भाई साहब, ज़माना बहुत चेंज हो गया है। पढ़ रहा नहीं है, नालायकी कर रहा है बच्चा, माँ उसकी हाँ से लगा के बैठी है कि हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया। शानदार सर। सो क्लोजिंग स्टेटमेंट सर, बिजनेसमैनों के लिए, सबके लिए, कि एक फाउंडर को, एक बिजनेसमैन को ऐसी कौन कौन सी स्किल है जो उनको आनी ही चाहिए, वो किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो चाहे? देखिए, सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो बेच रहा हूँ वो अच्छा है। दूसरा, द प्रोडक्ट शुड बी मार्केट फिट। मार्केट फिट नहीं है तो उसे मार्केट फिट करो। तीसरा, अगर मार्केट को ABCD चाहिए तो EFGH नहीं बेचूंगा मैं। पहले मैं ABCD बेचूंगा, फिर मैं इसकी एक एक एडिशन करूंगा। मैं संसार से अलग जाके कुछ बेचूंगा तो लोग मुझे बेवकूफ़ बताएंगे शुरू में। बिकेगा उसका भी माल, लेकिन शुरू में तकलीफ होगी। तो अगर आपके पास इतना फंड है कि आप वो तकलीफ वाला काम कर सको,
तो उस रास्ते पे जाओ, नहीं तो जो चीज़ मार्केट को चाहिए वो बेचेंगे। देखिए, कभी भी अगर हम बाजार की धारा में चलेंगे तो वो हमेशा काम करेगी। जब भी आप बाजार की धारा से विपरीत चलेंगे तो हमेशा आपको टर्बुलेंस का सामना करना पड़ेगा। ये लाइफ का भी असूल है, ये हर चीज़ का असूल है। और आपके पूरे पॉडकास्ट में ये है, पढ़ना ज़रूरी है, सर, सीखना एजुकेशन ज़रूरी के है। बगैर तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ये तुक्का कुछ भी नहीं है। देखो साहब, आप अपने घर में देखो, आपके पास ड्राइवर है तो आप देखते हो, पूछते हो ना, अरे भाई पहले कहाँ गाड़ी चलाए हैं, अच्छा लाइसेंस दिखाओ, क्यों नहीं आते ही रख लेते? जब वो कह रहा है ड्राइवर है तो रख लो। आपके यहाँ एक काम वाली बाई आती है जिसको कि आपने कोई स्किल सेट नहीं चाहिए काम वाली बाई के लिए, हाँ हाँ फिर भी आप पूछते हो अच्छा किस किस के यहाँ काम करते हो, अच्छा झाड़ू पोछा कर लेते हो। अरे ये तो ऐसी चीज़ है कि 2 दिन नहीं भी ठीक करेगी, तीसरे दिन आप कह ही दोगे ना ऐसे कर वैसे कर। लेकिन फिर भी आप उसका वो जानना चाहते हो कि एक्सपीरियंस क्या है। तो ट्रेडर को एक्सपीरियंस क्यों नहीं चाहिए, बिजनेसमैन को एक्सपीरियंस क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल सर। लर्निंग भाई साहब देखिए, और दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि लर्निंग कभी भी खराब नहीं जाती। क्या पता किस स्टेज पे कौन सी चीज़ ज़रूरत पड़ जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 48 साल की उम्र में मुझे इंस्टा चलाना पड़ेगा, और आज मैं इंस्टा को ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, आज मैं पॉडकास्ट कर भी रहा हूँ और मैं पॉडकास्ट दे भी रहा हूँ। अच्छा सर, इसी सिलसिले में एक बात, थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी अब रिवील कर लें। आप जब आप पीआर में आए तो इतना स्ट्रांग कि ऐसा कोई चैनल नहीं है जहां आपका पॉडकास्ट ना हो, ऐसी कोई रील नहीं है, अगर कोई कुछ भी पैसों के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहे तो आपका चेहरा उसको ना मिले। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी थी या सब कुछ ऐसे यूं ही ऑटोमेटिक हो गया? देखिए, यूं ही कोई स्टार नहीं बन जाता, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, विश्वास। तो जब यूं ही कुछ नहीं होता तो यूं ही मेरे साथ भी नहीं हुआ होगा। मैंने कभी ये नहीं, किसी भी पॉडकास्ट में मैं ये नहीं बोलता कि मेरा मुनाफा इतना है, मैं इतना कमाता हूँ, मेरी इतनी कैपिटल है, मैं ये करता हूँ। मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, आपको देखना है आप मेरे ऑफिस आइए, मेरा P&L चेक कर लीजिए। दूसरा, मैंने कुछ भी दिखा के कुछ भी कभी बेचा नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को एजुकेट करने आता हूँ। मैंने कभी भी, कोई मेरे से पूरे मार्केट में ये नहीं कह सकता कि दीपक वाधवा ने मेरे से, हाँ जो मैंने 2-4 20-50-100 लोगों को कोर्स दिया होगा, लेकिन कोई मेरे से ये नहीं कह सकता कि इन्होंने मेरे से इस चीज़ का पैसा लिया, या इन्होंने कहा इस ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुला लो, या इन्होंने ये एफिलेशन दे दिया या ये कर दिया। आज मेरे पास मेरे 600 650 के फॉलोअर हैं इंस्टा पे। 20 ब्रोकर पड़े हैं मेरे पीछे कि सर आप हमारा एफिलेशन लिंक दे दो, हम 70% दे देंगे, हम 20% दे देंगे, हम 10%। मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा। जो कि अच्छा जो कि खासा एक अर्निंग बहुत है सर, अच्छा अर्निंग बहुत हो ज़्यादा सकता है, लोग कमा रहे हैं सर। और कमा रहे हैं, और मैं भी कमा सकता हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ इंस्टा और इस पे आने का मकसद एक है। आप यकीन माने, आप तो इस इंडस्ट्री में हैं, आई एम स्पेंडिंग मोर देन 2 to 3 लाख रुपीज़ ऑफ माई हार्ड अर्न मनी ऑन माई इंस्टा एंड ऑन माई यूट्यूब, जस्ट टू एजुकेट पीपल। क्योंकि जब मैं फंसा हुआ था डेट में, देयर वॉज नो वन टू हेल्प मी आउट। तो मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे माध्यम से, मेरे मालिक मुझे इतना वो दे, क्या कहते हैं, हिम्मत स्ट्रेंथ, हाँ। और इतनी ताकत दे कि अगर मैं उसके कर्म से एक किसी को भी दे पाऊँ तो मैं तो शुक्र करते करते भाई साहब, धन्यवाद देते देते मेरा जीवन कट जाए। अच्छा, आपके सारे डिस्कशन में ईश्वर साथ में थे, बगैर ईश्वर के तो कुछ है ही नहीं। मैं जो कौन हूँ? जो आज के लोग समझते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। जो समझता है सर, मैं उसके लिए प्रभु से उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ ठीक कि है। प्रभु इसको भी अकल दो, ये थोड़ा सुधर जाए। क्योंकि देखो जी, कारण तो वो है, इसको कोई मान ले जितना जल्दी वो अच्छा है। आप एक माध्यम है, और मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो भाई साहब हजारों करोड़ में थे और आज मिट्टी में पड़े हैं। ग्रेट सर, काफ़ी अच्छा डिस्कशन आपसे रहा। पर्सनली मैंने बहुत सीखा। आप अपने में एक एकेडमी है अरे प्रभु, और एक यूनिवर्सिटी है। किसी टीचर ने कहा था कि जब उनको सुनने में आया कि उनके दादाजी नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि चंदन जी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे दुर्लभ भरी लाइब्रेरी में किसी ने माचिस लगा दिया हो। सो आप सब उस ज़माने,
उस ज़माने से लेके अब तक हैं, तो उस मोमेंट के आप चश्मदीद गवाह हैं ना, कि ऑरिजिनेटर से लेके डिस्ट्रॉयर, पहले ऑरिजिनेटर हुआ करते थे, आज डिस्ट्रॉयर हो रहे हैं। हमारे ही अपने लोग, हो सकता है वो डिस्ट्रॉयर हो, लेकिन पहले सब ऑरिजिनेटर थे, सब सजेस्ट करते थे, चाचा ताऊ फूफा जीजा सब कुछ। लेकिन आज जो भी लोग हैं अपने मतलब से। सो बड़ा अलर्ट रहना है, सोच समझ के। देखो जी, हमारी जनरेशन तो वो है जिसने घर में एक टीवी में भी सबने देखा है, एक टेलीफोन होता था पूरे मोहल्ले में जहाँ लोग पीपी पे भी बात किया करते थे, लोगों को पीपी का मतलब भी नहीं पता होगा। ठीक है, हमने वो जनरेशन देखी है कि जहाँ हमारे पिताजी ने भी हमें डांटा और मारा है, और आज हमारे बच्चे भी हमें डांट रहे हैं भरपूर तरीके से। हमने वो टाइम भी देखा है कि पूरे घर में एक गाड़ी होती थी, वो भी सफिशेंट रहती थी। हमने वो टाइम भी देखा है जब हम 6 महीने में एक बार कहीं बाहर खाना खाया नहीं जाया करते थे, और आज मैं वो टाइम भी देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे खुद 6 दिन में 6 बार खाना बाहर से मंगाते हैं, और आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि ज़माना ऐसा है। अच्छा, कभी अगर आपको पीछे जाना हो सब कुछ छोड़ के, तो किस सन में, 90 या 80 में? 90 के दशक में, 90-95 जब हमने कॉलेज कर लिया था, वही टाइम था जहाँ से गोल्डन गोल्डन टाइम गोल्डन हमारा टाइम शुरू हो था। रहा था, और हाँ, बढ़िया तरीके से हम ग्रो कर रहे थे। चलिए ठीक है सर। लेकिन हाँ, ज़िंदगी का एक रिग्रेट है जो मैं हर एक बच्चे से कहना चाहूँगा, हर नौजवान से कहना चाहूँगा। मेरे पास पैसा भी था, मेरे पास समझ भी थी, मेरे पास अकल भी थी, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, मैंने वो नहीं किया। आज मैं सब बच्चों से कहता हूँ, हर नौजवान से कहता हूँ, हर उस व्यक्ति से कहता हूँ जिसने कि अभी कमाना शुरू किया है, भाई अपने यथा अनुसार सिप जरूर करें। अगर मैंने 95 में आज तक सिप की होती, या 2015 जहाँ से मेरा ख़राब समय शुरू हुआ और मैंने 95 से की होती, तो मेरे पास इतना पैसा होता कि मुझे सारी ज़िंदगी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होती। सिप जरूर करें, क्योंकि सिप आज की दुनिया में दिया गया भगवान का एक वरदान है। क्योंकि सारी कंपनियों में आपका पैसा लग रहा है, कंपनियां बढ़ती रहेंगी, कंपनियों के साथ आप भी बढ़ जाएंगे। ग्रेट सर। जैसे पहले गुल्लक था, गुल्लब का तो कंसेप्ट ही ठीक है, खत्म है वही ना। सिप है आपका। सिप वही है। गुल्लक बड़ा है, और उसमें ये है कि डिफरेंट जगह आपके पैसे लग रहे हैं। तो सर काफ़ी अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप जैसे टीचर हो ना, तो अपने गुरुजी की भी याद आती है जो डांट डांट के पढ़ाते थे। आपके साथ बैठा हूँ तो मेरे एचओडी याद आए, मेरे पापा याद आए। क्योंकि आज के टाइम में ना सर, ना कोई हक जताना चाहता, ना कोई डांटना चाहता है। और अगर कोई किसी को डांट रहा है ना, उसका डांट लेते रहो, यानी वो हक से डांट रहा है, आपसे प्यार करता है। नहीं तो डांट भी कोई किसी को नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, डिज़र्व करोगे तब डांटे जाओगे। बिल्कुल। तो अच्छा लगा, और मुझे ये लगा कि मुझे अच्छा लगता है कोई डांटने वाला साथ में हो, समझाने वाला हो। थैंक यू सो मच सर। पर्सनली मैं आपको एडमायर करता हूँ। पूरा यूथ, जितने भी बिजनेसमैन हैं, आपको देखते हैं, समझते हैं, आपकी बेबाकी, आप जिस ब्लैक एंड वाइट चीज़ों में बताते हैं, जो फर्राटे से बताते हैं, किसको बुरा लगे ना लगे मैटर नहीं करता, और हल्का आदमी आपको झेल नहीं सकता ना आपके सामने बैठ सकता है। मैं खुद डर डर के पॉडकास्ट लिया हूँ। सो मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।